दोस्तों नमस्कार। हमारे समाज में एक कहावत है कि ठोकर लगने से बुद्धि खुलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब सफलता मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहता है तो लोगों के अंदर, एक सही व्यक्ति के अंदर भी अहंकार आ जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, हम बात करें राजनीति की, तो दोस्तों इससे बेहतर उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में क्या मिल सकता है कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फील गुड के चक्कर में चुनाव हार गई, इंडिया साइनिंग, बीजेपी हारी। दोस्तों उन दिनों 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता वैसी ही थी जैसे अभी नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता की बात मैं कर रहा हूं। व्यक्तिगत लोकप्रियता जैसी आज नरेंद्र मोदी की है वैसे ही लोकप्रियता अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू 2004 में आंध्र प्रदेश जो एक था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नया आंध्र प्रदेश कहा जाता था दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने बनाया है। चंद्रबाबू नायडू को यह श्रेय जाता था कि एक बीमारू राज्य से निकालकर आंध्र प्रदेश को एक विकसित राज्य की कतार में खड़ा करने का श्रेय मिलता था चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ, चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए थे। यह अति आत्मविश्वास था दोस्तों, अति आत्मविश्वास। यह अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस ही था दोस्तों इंदिरा गांधी की, कि देश के ऊपर आपातकाल लगाया गया और कहा गया कि मैं जो चाहूंगी वही होगा। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में इसी सिंड्रोम से ग्रसित हो चुकी है? दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। आप किसी भी दल के समर्थक हो, आप पूरी बात समझिएगा तो फिर आप समझ पाइएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अधूरी बातें सुनकर प्लीज अपनी राय मत बनाइएगा। दोस्तों यही वो कारण था जिस कारण से आज कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संकट में है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है इस आंदोलन के दौरान, सीजेपी के आंदोलन के दौरान, जिस प्रकार से लगातार विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने में सफल होता हुआ दिख रहा है जिससे प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर हो चुके हैं। कई मोदी के समर्थकों को, मोदी के भक्तों को लगता है कि अब मोदी को छोड़ देना चाहिए, अब बहुत हुआ, अब जाना चाहिए। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, खबरें निकल कर आ रही है। बांकीपुर विधानसभा जहां उपचुनाव हुआ है दोस्तों, वहां से खबरें निकल कर आ रही है। दतिया विधानसभा सीट से जहां उपचुनाव हुआ है दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। गुजरात में हुए विधानसभा उपचुनाव से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का चयन करते समय जन भावना का ख्याल नहीं रखा है। कार्यकर्ताओं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नहीं रखा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा से मैच नहीं करता था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत मिलती है मध्यम वर्ग से, पढ़े लिखे लोगों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो उम्मीदवार, बिहार की राजधानी पटना का हार्ट है बांकीपुर विधानसभा सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पढ़कर भी बोलने में सक्षम नहीं देखा गया। और कहा जाता है कि इसकी प्रतिक्रिया हुई है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। लोग तो यहां तक कहते पाए गए दोस्तों कि जैसे नितिन नवीन को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रबर स्टाम्प के रूप में देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है बीजेपी का, वैसे ही नितिन नवीन ने और सम्राट चौधरी ने एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया बांकीपुर में जो उनके लिए रबर स्टाम्प का काम कर सके। ये उम्मीदवार चाहे दोस्तों दतिया हो, दतिया में नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ।
पिछली बार हारे थे। 6 चुनाव लगातार जीतने वाला व्यक्ति को इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उसका कद मध्य प्रदेश की राजनीति में उससे ज्यादा न बढ़िया है। दोस्तों, यही फॉर्मूला अगर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोचा होता कि नहीं, इसका कद अब नहीं बढ़ने देना है। 2002 में मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हट जाना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आडवाणी जी के विरोध के कारण नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहे। अगर आडवाणी ने अपना हाथ नरेंद्र मोदी के सर से हटा लिया होता और कहा होता कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी एक दिन लाल कृष्ण आडवाणी के लिए चुनौती बनेगा, हटने दो इसको, तो दोस्तों क्या आज इस देश को एक नरेंद्र मोदी मिलता? नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी नहीं मिलता। यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को तैयार किया, सेव किया। यह बात सही है कि अंतिम समय में लाल कृष्ण आडवाणी कुछ नाराज से दिखे, लेकिन नरेंद्र मोदी आज जो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका रही लाल कृष्ण आडवाणी की ही नहीं अकेले रही दोस्तों। कई बड़े नेताओं के बीजेपी की, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे आरएसएस में मोहन भागवत हो, सबकी भूमिका रही। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को क्यों चाहिए रबर स्टाम्प? जब आडवाणी को नहीं चाहिए था रबर स्टाम्प, जब मोहन भागवत को रबर स्टाम्प नहीं चाहिए था, जब राजनाथ सिंह को रबर स्टाम्प नहीं चाहिए था, जब नितिन गडकरी सुषमा स्वराज को रबर स्टाम्प नहीं चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी को रबर स्टाम्प की क्या जरूरत है? और जब नरेंद्र मोदी रबर स्टाम्प बनाएंगे दोस्तों, तो फिर याद रखिए नितिन नवीन और सम्राट चौधरी क्यों नहीं रबर स्टाम्प को टिकट देंगे? और जब रबर स्टाम्प को टिकट देने की परंपरा विकसित हो जाएगी दोस्तों, बांकीपुर से लेकर दतिया से लेकर गुजरात तक, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति कांग्रेस वाली होगी? दोस्तों, आज जो झुकना पड़ा है इस सरकार को, आज दीपके के समक्ष, सीजेपी के समक्ष, दोस्तों ये आंदोलन केवल छात्रों का नहीं था। जंतर मंतर पर 2 मंच बने हुए थे, आपको जानना चाहिए दोस्तों। 2 मंच बना हुआ था। एक मंच पर भूख हड़ताल अनशन पर थे सोनम वांगचुक, और दूसरा मंच ऐसा था दोस्तों जहां आयशा के नेता नेहा बोरा अनशन पर थी। दोस्तों ये आंदोलन केवल सीजेपी का नहीं था, कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं था, अभिजीत दीपके का नहीं था। इस आंदोलन के पीछे वामपंथी भी थे। वो वामपंथी जो कि केरल से उखड़ गए, बंगाल से पहले उखड़ चुके थे, त्रिपुरा से उखड़ चुके थे, लोकसभा से उखड़ चुके, विधानसभा से उखड़ चुके, गिनती के विधायक हैं इनके पास, सांसद हैं। अब नक्सलवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है, जंगलों से उखड़ गए, तो अब अर्बन नक्सल के रूप में ये जो है हर आंदोलन में, चाहे वो आंदोलन किसानों का हो, छात्रों का हो, हर आंदोलन में एक ही पैटर्न लेकर चले आते हैं। और पैटर्न कौन सा? वही जंगल वाला, वही हिंसा वाला। ये आंदोलन महात्मा गांधी वाला नहीं था, ये जयप्रकाश नारायण वाला आंदोलन नहीं था। 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण से जब लोग मिलने गए थे, छात्र मिलने गए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने पहली शर्त रखी थी कि मैं इस आंदोलन में तभी शामिल होऊंगा जब इसमें हिंसा नहीं होगी। कितनी भी लाठियां चलेगी लेकिन छात्र हाथ नहीं उठाएंगे, यह शर्त थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। लेकिन इस आंदोलन में हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि संसद पर लोग हमला करने की बात कर रहे हैं, जान मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों से दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये छात्र नहीं थे दोस्तों, ये वामपंथी थे। तो आज मोदी को झुकना पड़ा, क्यों? कारण है कि अब कहीं ना कहीं लोग वोट देते हैं मोदी को, लेकिन मोदी को वोट, पॉजिटिव वोट कम, निगेटिव वोट ज्यादा मिल रहा है। निगेटिव वोट ये है दोस्तों कि लोग नहीं चाहते, उनका मुकाबला चूंकि हर चुनाव में राहुल गांधी से होता है, तो लोगों को लगता है कि यार मोदी जैसा भी है लेकिन ही इज बेटर देन राहुल गांधी। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी।
डोंट यू बिलीव इट? आप क्या सहमत नहीं हैं? एक तरफा फैसला लेना, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का भी ख्याल नहीं रखना। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक समर्थ, सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं थी, जो भविष्य में आगे चल बढ़कर प्रधानमंत्री भी बन सके? हां, ठीक है कि हम एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बनाने का दावा करती है। एक बूथ लेवल का व्यक्ति भी बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन क्या वो उम्मीदवार का चुनाव का कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना? उसकी बौद्धिक क्षमता, उसको पार्टी की समझ, संगठनात्मक प्रभाव, अनुभव, उसका व्यक्तित्व। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और चूंकि कांग्रेस ने इन बातों का ख्याल नहीं रखा, ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया अपने अच्छे दिनों में। दोस्तों, जो राजीव गांधी का चप्पल उठाया करते थे, संजय गांधी का चप्पल उठाया करते थे, जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा बोलने वाले लोग थे, जो बड़े नेताओं की परिक्रमा करके पद पाते थे, क्या आज भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर चलती हुई नहीं दिख रही है? दोस्तों, आप किसी भी दल के समर्थकों में बता रहा हूं, ये समस्या हर राजनीतिक दल की है। और दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब पार्टियों के अंदर लोकतंत्र होगा, और वो पार्टी उतनी मजबूत होगी जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं पर दबाव बनाना सीखेंगे। कार्यकर्ताओं का दबाव होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की पसंद का व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहिए। क्या यह आवश्यक नहीं है? क्या यह आवश्यक नहीं है कि जिस विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार तय करने जा रहे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में आप उम्मीदवार तय करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रहे हैं, क्या वो जन भावना का भी प्रतिनिधित्व करता हो? क्या यह आवश्यक नहीं है? क्या आप लगातार मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को थोपेंगे? तब तो स्थिति कांग्रेस वाली होगी। अब जब भारतीय जनता पार्टी भी यदि कांग्रेस वाली स्थिति में पहुंच जाएगी दोस्तों, तो चूंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों के भरोसे है, अगर राजनीतिक दल सही रास्ते पर नहीं चलेंगे दोस्तों, तो भारत का लोकतंत्र का होगा क्या? तब क्या आपको नहीं लगता कि तब भारत में कोई नेपाल, कोई बांग्लादेश जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति आ सकती है, अराजकता वाली स्थिति आ सकती है? अगर कोई नेतृत्व अगर अलोकप्रिय होगा, अगर नेतृत्व में भरोसा अगर उसके कार्यकर्ताओं, उसके समर्थकों का नहीं हो, उसे समर्थन मजबूरी में मिलता हो, तो बताइए कि आप उस देश के अंदर, उस पार्टी के अंदर, उस राष्ट्र का भविष्य कितना सुरक्षित है, लोकतंत्र कितना सुरक्षित है? आप कल्पना कीजिए और उसके बाद जवाब जोड़ दीजिएगा। दोस्तों, यह भूल कर जवाब दीजिएगा कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं। मैंने उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया है दोस्तों, इसलिए कि कांग्रेस के बारे में बार बार कहा जा चुका है। मैं कांग्रेस के बारे में ही बोलता हूं, मैं बीजेपी के बारे में ही बोलता हूं। दोस्तों, हमारे कई दर्शक हैं हमसे बराबर इस बात के लिए झगड़ते रहते हैं कि सर आपकी कोई पहचान ही नहीं है। आप किसी वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करते हैं तो कभी आप कांग्रेस की खिंचाई करते हैं, आप दोनों की खिंचाई करते हैं, तो इसीलिए आपको व्यूज नहीं मिलता सर। ये मेरे दर्शकों का कमेंट आता है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, ऐसा कमेंट मिलता है मुझे कि मुझे कहा जाता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कभी बीजेपी की बात करते हैं, आप कभी कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल अगर मुझे जो कांग्रेस में अच्छी बातें दिखती है, मैं उसकी अच्छाई की प्रशंसा करता हूं, और जो कमियां दिखती है कांग्रेस के अंदर, उसकी कटु आलोचना करता हूं मैं। और वही स्थिति बीजेपी को भी के लिए भी मेरे दिमाग में होता है दोस्तों, कि बीजेपी अगर कुछ अच्छा कर रही है, मोदी अच्छा कर रहे हैं, तो मोदी की प्रशंसा करूं, और मोदी गलत कर रहे हैं तो खूब खिंचाई करूं। और दोस्तों,
आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बताइएगा कमेंट करके। मेरा मानना है कि इस देश की लोकतंत्र के लिए ये दोनों खतरनाक है। मीडिया, जिसे हम कहते हैं ना गोदी मीडिया और राडिया मीडिया, ये दोनों एक जैसा खतरनाक है। पत्रकारिता होनी चाहिए और पत्रकारिता का काम है कि जहां देखे कम वहां बन जाए हम। यहां जहां दिखी कमी उन कमियों को समाज के सामने, उस राजनीतिक दल के सामने लेकर आना चाहिए। कांग्रेस को खुद अपनी कमी नहीं दिखेगी दोस्तों, बीजेपी को भी अपनी कमी खुद नहीं दिखेगी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अपनी गलतियां नहीं दिखेगी, किसी को नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखता। हर व्यक्ति के पास, हर संगठन के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उन्हें उनकी कमियों पर टोके, उनकी गलतियों पर रोके, गलत रास्ते पर जाने से बचाए। क्यों? इसलिए कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं जिसका नाम है भारतवर्ष, और इसकी भूमिका का निर्वाह सबसे पहले हमारे लिए है एक नागरिक कर्तव्य, उसके बाद आता है पत्रकारिता का कर्तव्य, उसके बाद मैं वोटर हूं या किसी पार्टी का समर्थक हो सकता हूं, लेकिन पहले, सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूं और नागरिक कर्तव्य सबसे पहले है, उसके बाद पत्रकारिता है, उसके बाद फिर तीसरी चौथी मेरी कोई पहचान है। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।